प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस के प्रत्येक टॉपिक के 25 अति महत्वपूर्ण एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न। ये प्रश्न आपकी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको कोशिका से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन देखते हैं, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, स्लाइडन व पुरकिंजे। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। अब आपको मैं एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूं। आपको ये प्रश्न का आंसर तो पता लग गया है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। अब एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि कब की थी। तो आपको याद रखना है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी सन 1665 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, केंद्रक की खोज किसने की? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की, क्योंकि आपको सबको पता है कि केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा जाता है। तो अब इसके ऑप्शन देखते हैं, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, लुएन हुक और पुरकिंजे। तो आपको याद रखना है बच्चों कि केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब आपको मैं एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न दूं तो आपको यह भी याद रखना है कि केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और कब की थी? 1831 में। तो ये एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो सभी बच्चों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए मनुष्य में कुल कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो आपको दोनों कंडीशन में प्रश्न याद रखना है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, 42, 44, 46 और 48। तो आपको सबको याद रखना है कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूं बच्चों, जो सभी बच्चों को याद रखना है। कभी कभार प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि बताइए मनुष्य में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें, क्या आपको याद रखना है कि मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो हमेशा जोड़े या पेयर के रूप में पाए जाते हैं। तो 46 का अगर आप जोड़ा करोगे तो कितना आंसर आएगा? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अगर आपको कोई प्रश्न ऐसे पूछे कि बताइए मनुष्य में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तब आपका आंसर क्या होगा? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब कभी कभार एग्जाम में ऑप्शन आता है कि बताइए मनुष्य में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक ऑप्शन आता है मान लीजिए 46, एक आता है 23, एक आता है 44 और एक आता है 48। कभी कभी कभार स्टूडेंट क्या होता है, भावनाओं में बह जाता है और प्रश्न तो ऐसे पूछा है कि बताइए मनुष्य में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं और देखता है कि मास्टर ने शिकाया था ना 46 आंसर करके आ जाता है और उसके ठंड हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि प्रश्न क्या कह रहा है और उसका आंसर क्या देना है। तो सबसे पहले किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर दें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ऑप्शन देखते हैं, तंत्र, अंग, उत्तक और कोशिका। तो आपको याद रखना है कि सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोशिका या सेल। देखिए, कोशिका, फिर बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक या टिश्यू बनाती है, फिर उत्तक से क्या बनते हैं? अंग, और अंग से क्या बनता है? अंग तंत्र, और फिर पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो आपको याद रखना है कि सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। और अगर आपको यहाँ एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पर्सन याद रखना है तो आपको याद रखना है कि कोशिकाओं के समूह क्या कहलाते हैं? उत्तक या टिश्यू। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल किसे कहा जाता है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, गोल्जी काय, माइट्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और केंद्रक। तो आपको याद रखना है कि कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लाइसोसोम। अब आपको मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूं लाइसोसोम से संबंधित, सभी बच्चों को लिखने हैं अपनी रफ कॉपी के अंदर। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आता है लाइसोसोम से संबंधित, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लाइसोसोम की खोज किसने की। तो सभी बच्चों को याद रखना है कि लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की। सबको याद रखना है कि लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुवे ने की। अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी याद रखना है कि लाइसोसोम को
कोशिका का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। तो आपको प्रश्न पूछिए, बताइए कोशिका का सफाई कर्मी किस कोशिकांग को कहा जाता है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, लाइसोसोम। एक काफ़ी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी याद रखना है कि लाइसोसोम में जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जिन्हें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी कहा जाता है। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोशिका का शक्तिग्रह पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, लाइसोसोम, गोल्जिकाई, माइट्रोकॉन्ड्रिया और रसदानी। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि कोशिका का शक्तिग्रह या पावर हाउस ऑफ सेल माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया। अब मैं आपको माइट्रोकॉन्ड्रिया से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, सभी बच्चों को ये प्रश्न ध्यान से सुनना है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करना है। देखिए, सबसे पहला फर्स्ट प्रश्न जो माइट्रोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। तो आपको याद रखना है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कोलिकर ने। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो आपको याद रखना है माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, कोलिकर ने की। और माइट्रोकॉन्ड्रिया जो शब्द है वो किसने दिया था, बेंडा ने दिया था। दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सन माइट्रोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कि माइट्रोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो किस रूप में होता है, एटीपी के रूप में। तो आपको प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए एटीपी से संबंधित कौन सा कोशिकांग है। तो आपका आंसर क्या होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया। प्रश्न आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए एटीपी की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको याद रखना है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बताइए ऊर्जा की मुद्रा कौन होती है। तो आपको याद रखना है एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है बच्चों, तो ये सभी प्रश्न आपको अपनी रफ कॉपी के अंदर लिखने हैं और इनको बार बार रिवीजन लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, तारकाई, केंद्रक, माइट्रोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। तो आप सभी को याद रखना है कि कोशिका का एटम बम लाइसोसोम को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लाइसोसोम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राइबोसोम की खोज किसने की। ऑप्शन देखते हैं, कोलिकर, रॉबर्ट हुक, पेलेड और पुरकिंजे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सबको याद रखना है कि राइबोसोम की खोज पेलेड ने की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पेलेड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री किस कोशिकांग को कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, राइबोसोम, हरितलवक, माइट्रोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोसोम। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राइबोसोम। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूँ जो सभी बच्चों को याद रखना है। देखिए, राइबोसोम के बहुत सारे नाम हैं। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, इसे प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है, इसे कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी याद रखना है कि यह कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग होता है। एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी याद रखना है कि यह सार्वत्रिक कोशिकांग होता है। यह जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और पादप कोशिका में पाया जाता है। एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न और भी याद रखना है कि राइबोसोम होता है यह झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई झिल्ली पाई नहीं जाती है। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन का कारखाना या कोशिका का इंजन आदि नामों से जाना जाता है। यह सार्वत्रिक कोशिकांग होता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में पाया जाता है। और यह इंपॉर्टेंट भी बात है कि यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो राइबोसोम होता है उसमें किसी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। और अगर आपको प्रश्न ऐसे पूछे कि बताइए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, राइबोसोम। तो प्यारे बच्चों, राइबोसोम से रिलेटेड सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं, कार्डियोलॉजी, पैथोलॉजी, साइटोलॉजी और हेमेटोलॉजी। तो आपको याद रखना है कि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। और हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि मर्दा का अध्ययन क्या कहलाता है। सभी बच्चे, जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मर्दा का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है,
सारे बच्चे कमेंट करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता कौन है। देखिए ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारतीय साइटोलॉजी के पिता कौन है, क्योंकि कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। तो आपको दोनों कंडीशन में प्रश्न याद रखना है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, अरस्तु, थियोप्रस्टस, रॉबर्ट हुक और ए.के. शर्मा। तो आपको याद रखना है कि भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता कौन है, ए.के. शर्मा। अब कईयों के क्या होगा, दिमाग खराब होगा कि ए.के. शर्मा मतलब, तो आपको याद रखना है अरुण कुमार शर्मा, डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता हैं। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पर्सन दे रहा हूँ जो आपको याद रखना है कि भारतीय साइटोलॉजी के पिता तो कौन है, डॉक्टर ए.के. शर्मा। कभी कभार पर्सन ऐसे भी पूछा जाता है कि आधुनिक साइटोलॉजी के पिता कौन है, आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता कौन है। तो आपको याद रखना है कि आधुनिक जो कोशिका विज्ञान है उसके पिता हैं सी.पी. स्वानसन। कौन है रे, सी.पी. स्वानसन। तो ये प्रश्न आपको दोनों प्रश्न याद रखने हैं कि भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता तो कौन है, ए.के. शर्मा या अरुण कुमार शर्मा, और आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता कौन है, सी.पी. स्वानसन। सारे बच्चे लिख लेना भाई, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की। ऑप्शन देखते हैं, रॉबर्ट हुक, लुवेनहॉक, गैलीलियो और मेंडल। तो आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की, लुवेनहॉक ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लुवेनहॉक। नेक्स्ट प्रश्न, पादपों की कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है। ऑप्शन देखते हैं, काइटिन, सेलुलोज, प्रोटीन और पेक्टिन। तो आपको याद रखना है कि जो पादपों की कोशिका भित्ति होती है वो मुख्यतः किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेलुलोज। अब आप मेरे को एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पर्सन बताओगे, वो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करोगे कि जो फंजाई या कवक होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे मिलकर बनी होती है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, जो फंजाई या कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है। और अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो ये भी बताएं कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर आपको पता है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। ऑप्शन देखते हैं, तंत्रिका कोशिका, शुक्राणु, हृदय की कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका। इसको न्यूरॉन भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो अगर ऑप्शन में न्यूरॉन आता है तो आपको घबराना नहीं है, अपना माहौल ठीक रहना है और न्यूरॉन के टिक लगा के आना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोशिका का श्वसन स्थल है। ऑप्शन देखते हैं, केंद्रक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है कि कोशिका का श्वसन स्थल कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए कोशिकाओं में श्वसन संबंधी एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, तभी आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो घबराना नहीं है, आंसर देके आना है अच्छे से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रिक्तिका जिसे हिंदी में बोला जाता है रसदानी की झिल्ली कहलाती है। मतलब रिक्तिका की झिल्ली क्या कहलाती है। अगर कोई अंग्रेज वीडियो को देख रहा है तो वैक्यूल बोलते हैं रिक्तिका को। तो आपको याद रखना है कि रिक्तिका की जो झिल्ली है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन देखते हैं, टोनोप्लास्ट, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि रिक्तिका की जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, याद रखना है कि रिक्तिका की झिल्ली क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट। और ये पादप कोशिका में पाई जाने वाली बड़ी बड़ी बुलबुले समान संरचनाएं होती है। ठीक है, तो ये सभी आपको बातें याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की। ऑप्शन देखते हैं, फ्रेडरिक मिसर, लुवेनहॉक, वॉटसन और क्रिक, एडवर्ड जेनर। तो आपको याद रखना है कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिसर ने की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्रेडरिक मिसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने की। ऑप्शन देखते हैं, फंक, वाल्डेयर, अरस्तु, स्टार्सबर्गर। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज सर्वप्रथम की थी स्टार्सबर्गर ने, और गुणसूत्र शब्द दिया था किसने, वाल्डेयर ने। तो ये दोनों जो पर्सन है उनमें डिफरेंट है कि गुणसूत्र की खोज तो सर्वप्रथम स्टार्सबर्गर ने की और गुणसूत्र शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, वाल्डेयर ने दिया। कभी कभार क्या होता है कि पर्सन आपको चेकआउट करने के लिए ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गुणसूत्र की खोज किसने की, वहाँ स्टार्सबर्गर ऑप्शन में नहीं होगा और मान लीजिए से फंक हो गया, वाल्डेयर हो गया, अरस्तु हो गया
और एक लुवेन हो गया, लुवेन होक हो गया, तो उसका उस समय आपको आंसर क्या देना है, वाल्डेयर। उस समय पर्सन को छोड़कर नहीं आना है। कभी कभार क्या देख लेते हैं कि मास्टर ने तो ये लिखाया था, ये ऑप्शन में आया नहीं, ठीक है, तो वहाँ ठंड होने के चांस रहते हैं। तो आपको पर्सन कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको दोनों तरीके से पर्सन को सही ढंग से जांच करके आंसर देना है। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने और कब बनाया। पर्सन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल किसने दिया। ऑप्शन देखते हैं, मैकलून ने 1950 में, वॉटसन तथा क्रिक ने 1953 में, विलियम हार्वे ने 1955 में, अरस्तु ने 1900 में। तो आपको याद रखना है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल या डीएनए की द्विकुंडल संरचना का मॉडल सर्वप्रथम किसने बताया था, वाटसन तथा क्रिक ने 1953 में, ठीक है। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है दोनों, जो सभी बच्चों को याद रखने हैं। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं, पाचन क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन देखते हैं, स्लाइडन व स्वान, वाल्डेयर, अरस्तु और मंडल। तो आपको याद रखना है कि कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम स्लाइडन व स्वान ने दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्लाइडन व स्वान। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं, तारकाय, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है, केंद्रक या न्यूक्लियस। अब आपको मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पर्सन दे रहा हूं जो सभी बच्चों को याद रखना है। देखिए, केंद्रक के बहुत सारे अन्य नाम हैं, किसी भी नाम से पर्सन एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, इसे डायरेक्टर ऑफ सेल भी कहा जाता है, इसे कंट्रोल रूम भी कहा जाता है, इसे हार्ट ऑफ सेल भी कहा जाता है, इसे मास्टर ऑर्गन ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो ये सभी पर्सन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर्सन, वह कोशिकांग जिसमें डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, हरितलवक, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत अच्छे लेवल का पर्सन है। आपको पर्सन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वह कोशिकांग कौन से हैं जिनमें स्वयं का डीएनए होता है। तो आपको याद रखना है, हरितलवक, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों कोशिकांग में स्वयं का डीएनए होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, कोशिका विभाजन में सहायक कोशिकांग है। ऑप्शन देखते हैं, गोल्जिकाय, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और केंद्रक। तो आपको याद रखना है कि सेल डिवीजन में हेल्पफुल कोशिकांग कौन सा है, सेंट्रोसोम या तारकाय। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पर्सन दे रहा हूँ जो आपको याद रखना है कि जो तारकाय होता है उसकी खोज किसने की। तो आपको याद रखना है, तारकाय की खोज की थी बोवेरी ने। किसने की थी, बोवेरी ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखना है। नेक्स्ट और लास्ट पर्सन है, पर्णहरित या क्लोरोफिल में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन और जिंक। तो आपको याद रखना है कि पर्णहरित या क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, जिसे किसे दर्शाते हैं, Mg, ठीक है। और मैग्नीज को Mn से, ठीक है, और आयरन को Fe से, और जिंक को Zn से। तो प्यारे बच्चों, मैंने सभी पर्सन आपको डिटेल से हल कराए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करें, और ये ज़रूर मेरे को बताएं कि 25% में आपके कितने पर्सन आपको आते थे या कितने पर्सन आपके सही हुए। ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।